नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीएम ने की चीन और नेपाल सीमा की सामरिक महत्व वाली सड़कों की समीक्षा, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की प्रदेशवासियों से अपील, डेंगू से बचाव और सतर्कता के बारे में बताया। सीएम ने बताया डेंगू कितना खतरनाक। उत्तराखंड में आफत की बारिश, पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश से 2 मकान ध्वस्त, मलबे से पटी सड़कों पर आवाजाही ठप। बागेश्वर में मोटर मार्ग में गड्ढे ही गड्ढे, चालकों को वाहन चलाने में हो रही परेशानी, गड्ढों में भरा बारिश का पानी। उत्तराखंड में बढ़े कोरोना के केस, मंगलवार को उत्तराखंड में 69 नए संक्रमित मिले, 3200 पार पहुंची मरीजों की संख्या। और केदारधाम में दिव्य आरती के दर्शन कर रहे भक्त, लॉकडाउन के बाद सावन में टूटा सन्नाटा, अब तक 700 यात्री कर चुके हैं दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार प्रयासरत हैं। यही वजह है कि प्रदेश में बनने के बाद त्रिवेंद्र सरकार में सबसे ज्यादा चिकित्सकों की नियुक्तियां की गई हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री ने शेष बचे 763 चिकित्सकों के पदों को भरने के लिए चिकित्सक चयन बोर्ड को पत्र लिखकर जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 1020 स्टाफ नर्सेस की भी सीधी नियुक्ति के साथ ही अन्य विभागों में भी भर्ती प्रक्रिया तेजी लाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। हमने दी और उसके लिए जो हमारा 763 डॉक्टर्स की कर रहे हैं, 1020 के करीब हम स्टाफ नर्स की 763 डॉक्टर्स की कर रहे हैं, 1020 के करीब हम स्टाफ नर्स की स्वीकृति हमने दी है। और उसके लिए जो हमारा मेडिकल चयन बोर्ड है, उसके लिए उनको चिट्ठी लिख दी गई है और जो स्टाफ नर्सेस की भर्ती होगी उसको भी हम बहुत जल्दी भरेंगे। अन्य विभागों में भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हरेला कार्यक्रम के तहत अस्कोट से आराकोट अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिले के प्रभारी मंत्री कैबिनेट अरविंद पांडे ने विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया, जहां अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने और उनके संरक्षण की अपील की गई। मंत्री ने जल्द प्रदेश में बीपीएड और बीएड प्रशिक्षितों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात कही है। सभी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया है, जिस पर मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने विकास खंड में पंचायतों में आ रही समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा और पंचायतों को मजबूत करने के लिए सुझाव पत्र भी दिया। पहले आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को, आम जनमानस को हरेला त्योहार की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जैसा वृक्ष पौधा अपने व्यक्तित्व से मानव जाति की हिफाजत करता है, ऑक्सीजन देकर जीवन बचाता है, लंबा जीवन देता है, स्वस्थ जीवन देता है, ऐसे व्यक्ति भी उसके जीवन में हमेशा ऐसा उसका व्यक्तित्व होना चाहिए ताकि वो अपने माध्यम से बच्चियों को, नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट कर सके, उनको आगे बढ़ाने में। पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है। इस वजह से नए पेड़ पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय बना हुआ है, जहां 1 हफ्ते तक प्रदेश में वन महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत पौधरोपण किया गया। चमोली जिले के विभिन्न भाग में भी वन विभाग द्वारा पौधे लगाए गए हैं, जहां नगर पालिका गौचर अध्यक्ष अंजू बिष्ट और वन सरपंचों ने पौधरोपण किया। वहीं चेयरमैन का कहना है कि निर्माण कार्य में पेड़ पौधे कट रहे हैं, पर्यावरण बचाने के लिए दोगुने पेड़ लगाए जाने की जरूरत है और उनकी देखभाल करना अनिवार्य है। वन महोत्सव जो है हमारे उत्तराखंड सरकार और वन विभाग की तरफ से जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो है इसको मनाया जाता है और इसमें लोगों को प्रेरित किया जाता है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और ताकि हमारा पर्यावरण जो है हरा भरा रहे। और इसी के तहत आज भटनगर वन पंचायत में हमारे यहाँ पे माननीय अध्यक्ष नगर पालिका गोचर और सभासद और यहाँ पे सरपंच
पनाई सरपंच भटनगर के द्वारा यहाँ पे जो है वन महोत्सव के कार्यक्रम में पौधरोपित की गई है। पर्वतीय इलाकों में इस समय धान की रोपाई अपने चरम पर है। इस साल धान की रोपाई का नजारा बदला बदला सा नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों में नौकरी और पढ़ाई के लिए गए युवा इन दिनों अपने गांव में आ गए हैं, जिससे धान की रोपाई की रौनक बढ़ गई है। एक रिपोर्ट देखिए। बरसात का मौसम पहाड़ों में धान की रोपाई के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। नैनीताल जिले के बेताल घाट क्षेत्र में बड़ी संख्या में धान की फसल की पैदावार होती है। यहाँ देश भर में प्रसिद्ध बासमती चावल उगाया जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण अपने गांव का रुख कर चुके प्रवासी अपने परिवार के साथ मिलकर धान की रोपाई कर रहे हैं। बेताल घाट में बहने वाली कोसी नदी यहाँ के लिए वरदान से कम नहीं है। इस इलाके में धान की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। पिछले 8 से 10 सालों में इस इलाके में काश्तकार जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें मुनाफा भी हो रहा है। रेट इसका सही है, फिर उस टाइम उनका कम था रेट उसका, उस बासमती का, और बढ़िया ठहरी वो बासमती से पहले की, उसको खुशबूदार ठहरी। और आपकी बासमती जो है खुशबू नहीं ठहरी, रेट ज़्यादा ठहरा। एक 2 कुंटल भी हो जा रहे हैं, हम भी 2 किलो ले रहे हैं तो 2 कुंटल हो जा रहे हैं। माहौल नहीं था ये। अब ये कोरोना जब से आए हैं, बच्चे घर में आ गए हैं, तो क्या कर सकते, एक साथ परिवार है और कभी कभार उस परिवार में लड़ाई झगड़ा ऐसे ही हो रहा है, और जो है दोनों है, बुराई भी हो रही है और अच्छाई भी है। लेकिन क्या करते हैं, इस माहौल में बच्चों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने वहाँ खर्च करके जो उन्होंने कमाया उसको वो फूंक के आ गए। अब वो खाली हाथ घर आए हैं। माँ बाप सोच रहे हैं कि कुछ आए होंगे, न तो माँ बाप के पास है न बच्चों के पास है। बच्चे ऐसे बड़े। कोरोना संक्रमण ने भले ही दुनिया में कहर ढा रखा हो, लेकिन वापस लौटे प्रवासी परिवार क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ धान रोपाई उत्सव अपने परिवारजनों के साथ मिलकर मना रहे हैं। नैनीताल से के न्यूज़ इंडिया के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बद्रीनाथ धाम का और यात्रा का निरीक्षण किया। इस बीच ग्रामीणों के साथ बैठक कर बद्रीनाथ यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया। बद्रीनाथ की यात्रा किस तरह से चलाई जाए, वहीं देवस्थानम बोर्ड के सदस्य होने के नाते यात्रा व्यवस्थाओं और मंदिर की पूरी तैयारियों का जायजा लिया। वहीं ग्रामीण और मंदिर एक समन्वय के साथ यात्रा चलाने के विचार विमर्श किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी बातें विधायक के समक्ष रखी। कहेंगे कि यात्रा रोक दिए जाए, क्योंकि जब सरकार ने चलाई दी तो मतलब अपनी व्यवस्था पर चलाए। वो हमारे गांव में कोई ना आए, यात्री हमारे गांव में कोई ना आए, ना नंदा मंदिर में आए, ना उर्वशी मंदिर में दर्शन करने आए। हमारे गांव में कोई यात्री ना आए वो बद्री नारायण दर्शन करे, सीधा चले जाएगा। खबर सितारगंज से है, जहां कोतवाल सलाउद्दीन ने निगरानी बढ़ाने को लेकर कोरोना योद्धा के रूप में अवैतनिक रूप से तैनात एसपीओ के साथ विचार विमर्श किया और उन्हें सतर्कता से काम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात तेज होने के बाद एसपीओ की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। प्रत्येक एसपीओ अपनी जिम्मेदारी का समाज के प्रति कर्तव्य समझकर ईमानदारी से निर्वहन करे। कोतवाली परिसर में एसपीओ के साथ बातचीत में कोतवाल सलाउद्दीन ने कहा कि किसी भी महामारी काल में प्रशासन के साथ नागरिकों की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। जो भी एसपीओ कोरोना योद्धा के रूप में अवैतनिक रूप से तैनात किए गए हैं, अपनी जिम्मेदारी समझकर और पूरी तरह सतर्क रहकर निगरानी का काम कर रहे हैं। अवैतनिक योद्धा एसपीओ जो बनाए गए हैं पुलिस की तरफ से, जो दिन रात लगातार ड्यूटी करते हैं, उनके लिए क्या परेशानी आ रही है ड्यूटी में और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके संबंध में मीटिंग बनाई गई थी। कहाँ क्या क्या परेशानी आ रही है उनके बारे में पूछा गया था। उनकी परेशानी हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत कैसे कर सकते हैं, उस संबंध में यहाँ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। सभी को बुलाया गया था, सबके मशवरे लिए गए हैं और जो ज़रूरियात हैं उनकी पूर्ति
के लिए उच्च अधिकारी को उनसे अवगत कराया। सरकार को मोटा राजस्व देने में आबकारी विभाग का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन आज यह विभाग काशीपुर में बना कार्यालय बदहाली के आंसू बहा रहा है, जहां अधिकारियों को ना तो विभाग द्वारा सुविधाएं दी गई हैं और ना ही पूरे कर्मचारी। यही कारण है कि आबकारी विभाग के अधिकारी अवैध शराब की तस्करी और कच्ची शराब पर पूर्णतः रोक लगाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जब इस मामले को लेकर काशीपुर के आबकारी अधिकारी महेंद्र बिष्ट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि काशीपुर कार्यालय में 6 लोगों की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में 3 लोग ही तैनात हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों और संसाधनों को लेकर कई बार पत्राचार किया जा चुका है, जिसमें उन्हें विभाग द्वारा जल्द ही कर्मचारियों की तैनाती करने की बात कही गई। काशीपुर क्षेत्र में एक्चुअली 6 लोगों की कम से कम जो है होनी चाहिए यहाँ तैनाती, जिसमें अभी 3 ही लोग हैं यहाँ पे, जिसमें से एक महिला कांस्टेबल है, जिसे थोड़ी सी इसलिए स्टाफ की कमी के कारण और संसाधनों की कमी के कारण थोड़ा हमें दबिश कार्य में दिक्कत आती है। ऊधम सिंह नगर सीमांत खटीमा में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते पीलीभीत रोड पर पेड़ गिरने से बिजली का तार टूट गया, जिसके सड़क पर आवाजाही बाधित हो गई, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देर से पहुंची वन विभाग की टीम ने रास्ता खोलने को लेकर पेड़ काटने की कवायद शुरू कर दी। ये पेड़ जो है 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे ये आज अभी 1 घंटा पहले गिर गया है और इसको बिजली की लाइन भी बाधित हो गई है। इसको अब कटवा के रास्ता साफ करा दें। आज को बहुत भारी बारिश हुई है, जिसके हवा हल्की चली तो उसमें ये पेड़ गिर गया है, इससे रास्ता बाधित हो गया है और ये बिजली के तार गिर गए हैं। बिजली यहाँ पे नहीं आ रही है, तो ये नदी नाले यहाँ पर काफ़ी तेज़ बह रहे हैं, गलियों में पानी घुस गया है, लोग काफ़ी परेशान हैं। कुमाऊं में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते निचले तराई के इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जलभराव की समस्या शुरू हो गई है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा कोतवाली में अधिकारी और कर्मचारियों के आवास में पानी जलमग्न हो गया है, जिसके चलते सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों और पेट्रोल पंप भी बारिश के चलते जलमग्न हो गए। तो वहीं खटीमा अग्निशमन ऑफिस में बारिश के पानी से सभी उपकरण पानी में डूब गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 1-1.5 महीने से नगर पालिका से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि खकरा नाला ऐठा नाला की सफाई कराई जाए, क्योंकि हर साल बरसात से पहले, मानसून आने से पहले खकरा और ऐठा नाले की सफाई हो जाया करती थी, जिससे इतनी जल्दी पानी नहीं भरता था। लेकिन इस बार सफाई नगर पालिका द्वारा बिल्कुल कराई नहीं गई है, जिस कारण जरा सी बरसात में हर बार जलमग्न हो चुका है, जिसका आप नज़ारा देख रहे हैं। जरा सी बारिश में भर चुका है और बारिश तेज़ हो रही है। अभी मौसम विभाग का अलर्ट है कि 3 दिन बारिश और होगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुना घाटी के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं जिलाधिकारी बड़कोट एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संयुक्त रूप से जांच के निर्देश दिए गए। पछुआदून क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि विकास नगर में अभी 2 रोज पहले नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि यहां एक बार फिर एक नाबालिग लड़की से पड़ोस के ही एक व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें पीड़ित नाबालिग के परिजनों की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
मामला ये इस प्रकार है कि कल देर रात्रि एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी के संबंध में एक तहरीर दी गई, जिसके संबंध में जो है थाना विकास नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना की गई। टीम के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय पेश किया गया। जहां एक तरफ डबल इंजन कहे जाने वाली सरकार योजनाओं के बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उन तमाम योजनाओं की असलियत धरातल पर आते आते अपना दम तोड़ देती है। जीरो ग्राउंड पर स्थिति कुछ और ही नजर आती है। रुड़की के भगवानपुर के सिकरोड़ा गांव में ग्रामीणों ने बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारे लगाकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि भगवानपुर से सिकरोड़ा जाने वाली सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शाहजेब राणा ने बताया कि विधायक ममता राकेश विपक्ष में होते हुए भी घाड़ क्षेत्र के लोगों के लिए दिन रात मेहनत करती है। विरोध की बात है, वो मेरी समझ से परे की बात है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस तरह का कार्य, घृणित कार्य और निंदनीय कार्य किया गया। अब मामला सिकरोटे गांव का है। अगर वो सिकरोटे के रहने वाले हैं तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कल मैं खुद PWD विभाग के एक्सीएन, SDO और जेई के साथ और PMGSY जिस योजना का काम हमारे अकबरपुर कालसो से लेकर सिकरोटे से होते हुए नागल तक ये काम है। 2015 में ये योजना स्वीकृत हुई थी और इस योजना का काम अभी होना था। उसका पूरा निरीक्षण के लिए मैंने देहरादून से अधिकारी बुला रखे थे। GMVN के पूर्व अध्यक्ष और जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने एक बयान जारी कर श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को दी जा रही राशन किटों के नाम पर घोटाला किए जाने की आशंका जारी की है। राशन के बजाय उक्त राशि सीधा श्रमिकों के खाते में डालने की मांग की है। नेगी ने कहा है कि जिस तरह पूर्व में श्रमिकों को दी गई घटिया स्तर की साइकिल और सोलर लालटेन के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई है, वैसे ही इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में राशन किट श्रमिकों को दिए जाने के नाम पर भारी कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। जबकि ऐसे दौर में सीधा लाभ श्रमिकों और गरीबों को उनके खाते में एक निश्चित राशि डालकर मिलना चाहिए, जिससे वह अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीद सकें। आज कोरोना जो बीमारी है उसकी आड़ में एक जो खाद्यान्न किट बांटी जा रही है, एक तरह से जो प्रदेश की जनता उसके साथ धोखा है, खासतौर पर गरीब जो श्रमिक है। क्योंकि हमारा कहना है कि सरकार इस तरह की नौटंकी करने के बजाय अगर खाते में उनके पैसा ट्रांसफर कर दे, क्योंकि आप देखते हैं आजकल सारा का सारा आधार से अपडेट है सारा, और जो जितने भी इनके रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं पहले भी और आज भी, उनके बाकायदा बैंक अकाउंट नंबर है। जब सरकार के पास उनके सबके बैंक अकाउंट नंबर है तो काहे उस पैसे को डायरेक्ट नहीं डालें, ऑनलाइन कीजिए ना खाता। वो अपनी मर्जी से कुछ भी खरीदे बेचारा गरीब आदमी। अब आप उसको 1000, 1200, 1400 का सामान के बदले 200-400 रुपये का सामान दे करके उसकी इतिश्री करें, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक तरह से। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाय के शुद्ध दूध से बाबा केदार का दुग्धाभिषेक हो रहा है। सावन माह में बाबा केदार के दुग्धाभिषेक के लिए पहली गाय पहुंची है। केदारनाथ धाम जैसी ठंडी जगह पर इंसान तो दूर जानवरों का रहना मुश्किल होता है, लेकिन केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित विनोद शुक्ला ने गाय को पहुंचाया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का तापमान अत्यधिक ठंडा रहता है और कभी कभार तो यहाँ पर जून माह में भी बर्फ गिर जाती है। श्री केदारनाथ धाम में श्रावण मास चालू है और गाय माता के दूध से भगवान श्री केदारनाथ जी का रुद्राभिषेक पार चल रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर 11.25 किलो दूध से बाबा का महारुद्राभिषेक पार चलता है और आज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 11,750 फीट की ऊंचाई में गो पालन करना ये भगवान केदारेश्वर की अति कृपा है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां देवस्थानम बोर्ड की ओर से राज्य के लोगों के लिए यात्रा शुरू करने के बाद से हर दिन केदार यात्रा के आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 700 से के करीब तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 6,000 तीर्थयात्रियों ने केदार बाबा के पास आने के लिए ई पास बनवाए हैं। सावन में तीर्थयात्री बाबा केदार को जलाभिषेक कर रहे हैं और शाम में दिव्य आरती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड की ओर से राज्य के लोगों के लिए 1 जुलाई से यात्रा शुरू की गई है। इसके बाद से ही केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भगवान श्री केदारनाथ जी की महाआरती संपन्न हुई और तमाम काफ़ी सैकड़ों में काफ़ी भक्तगण, काफ़ी श्रद्धालु जो बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, उन्होंने ये श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की आरती के साक्षी रहे और बहुत ही सुंदर माहौल और बहुत ही अच्छा सब बाबा का सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बाबा केदार। दूसरों के घरों में काम और मजदूरी कर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल के लिए आयुष्मती योजना का शुभारंभ जिलाधिकारी श्री सबिन बंसल ने मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी राजपुरा में किया। कार्यक्रम में 50 महिलाओं की जांच की गई और कामकाजी महिलाओं को पोषण किट, आयुष्मती ID कार्ड जिलाधिकारी द्वारा बांटे गए। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भागीरथी जोशी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। डेंगू से बचाव के लिए सावधानी बरतने को लेकर प्रदेशवासियों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विनम्र अपील की है, जिसमें उन्होंने डेंगू के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू कितना खतरनाक होता है। इसके अलावा और क्या कहा सीएम रावत ने, आपको सुनाते हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, आजकल डेंगू का सीजन शुरू हो गया है और डेंगू से बचने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। डेंगू मच्छर की खासियत यह है कि ये साफ पानी में पैदा होता है और साफ पानी में ही ये इसके बच्चे तैयार होते हैं। इसलिए इससे बचाव के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों में कहीं पानी इकट्ठा न होने दें। ये पानी इकट्ठा होना का मतलब है कि हम डेंगू को आमंत्रित कर रहे हैं। डेंगू ये तेज बुखार इसमें होता है और कई बार ये जानलेवा साबित हो जाता है और इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूंगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं,
उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। आज जब हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं और हमने सतर्कता से, सावधानी से कोविड का बखूबी हम लोगों ने मुकाबला किया है और हम उसको काफी हद तक रोक पाने में सफल हुए हैं। अगर यही सतर्कता हम डेंगू को लेकर बरतेंगे तो इस सतर्कता से हम लोग बच सकते हैं। डेंगू एक सीजनल बीमारी है। जैसे ही बरसात समाप्त होती है तो ये भी समाप्त हो जाएगा और इसलिए थोड़ा सावधानी बरते, ही मेरा आपसे अनुरोध है। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।